एक तरफ नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी बीजेपी कह रहे हैं कि भाई हम देखिए 75 साल में जो हुआ वो हुआ, अब ये देश बदल रहा है। इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान हम बदलना चाहते हैं। यहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको एक अपर हैंड मिलेगा, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। तो ये समझा दिया गया है कि संविधान में दी गई जो बराबरी है और जो आजादी है उसके लिए नुकसान है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए उस राष्ट्र के दुश्मन बहुत जरूरी है। उन दुश्मनों में कौन कौन है? उन दुश्मनों में भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई हैं, उसमें जेएनयू है, एएमयू है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मोदी जी ने 3 घंटे के लिए रुकवा दिया, तो वो युद्ध रुकवा सकते हैं रूस और यूक्रेन का, लेकिन मणिपुर में 200 से ज्यादा लोग मर गए। हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र नंगा घुमाया गया, हमारे किसान 700 मारे गए। जो पहलवान है, जो बाकायदा महिला सशक्तिकरण की पहचान है, उनके साथ, उनकी आबरू के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है वो सब मोदी जी नहीं रोक पा रहे। भारत की मीडिया ने भारत के लोकतंत्र की हत्या कैसे की, ये सबसे बड़ी बात है। और इस हत्या के लिए न्यूज रूम का भगवाकरण कैसे, इस न्यूज रूम के भगवाकरण की गवाह आपकी ये छोटी सी पत्रकार भी रही। ये बहुत पहले शुरुआत हो चुकी है और आप सोचिए इतनी मक्कारी के साथ ये काम किया गया है कि 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को। यहाँ वो लोग जो कि भक्त बन के सड़कों पर घूम रहे हैं, कम्बल उड़ाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, भगवा पहन के पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब नहीं मांगते, लेकिन भारत के मुसलमानों से कहते हैं कि 500 साल पहले बाबर ने क्या किया था इसका हिसाब दो। यानी बाबर के गुनाहों का हिसाब मुसलमानों को देना है, लेकिन चुने हुए नेता को, चुनी हुई सरकार को, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, मीडिया को जवाबदेही नहीं देनी। आज हमें ये बताया जा रहा है कि भारत इतना बड़ा विश्व गुरु बन गया है, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध मोदी जी ने 3 घंटे के लिए रुकवा दिया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ पैसेज मिल सके। तो वो युद्ध रुकवा सकते हैं रूस और यूक्रेन का, लेकिन मणिपुर में 200 से ज्यादा लोग मर गए। हमारी माताओं बहनों को निर्वस्त्र नंगा घुमाया गया। कश्मीर के जो बदतरीन हालात हैं, हमारे किसान 700 मारे गए। जो पहलवान हैं, जो बाकायदा महिला सशक्तिकरण की पहचान है, उनके साथ, उनकी आबरू के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है वो सब मोदी जी नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन वो रूस और यूक्रेन के बीच वो युद्ध रोक पा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि सरकारों का काम होता है प्रोपेगेंडा करना। वो प्रोपेगेंडा पिछली सरकारें करती नहीं, ये सरकार थोड़ा अच्छा करती है। इसका प्रोपेगेंडा में एक्सपर्टीज है। यहाँ मुश्किल ये है कि यहाँ एक ऐसी आबादी तैयार हो गई है जो इस प्रोपेगेंडा पे यकीन करना चाहती है। आज इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो ये किताब राहुल गांधी की तस्वीर के साथ आपको मिलेगी, लेकिन इस किताब की जो कहानी है, जो इस किताब का मर्म है, मेरी नजर में 2 चीजें हैं। पहली बात यह है कि भारत की मीडिया ने भारत के लोकतंत्र की हत्या कैसे की, ये सबसे बड़ी बात है। और इस हत्या के लिए न्यूज रूम का भगवाकरण कैसे हुआ, और ये दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा संभव नहीं था। इस न्यूज रूम के भगवाकरण की गवाह आपकी ये छोटी सी पत्रकार भी रही है। ये बहुत पहले शुरुआत हो चुकी थी। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने आके, जो हमारी सांप्रदायिकता थी, जो समाज और राजनीति में जो इस वक्त फल फूल रही है, और जो खेती कांग्रेस पार्टी के समय जो बीज बोया गया था, उसका जो जो फसल है वो अब काटी जा रही है। उस वक्त सिर्फ ये था कि ढक के, छिप के, थोड़ा शर्म के साथ, कंबल ना उड़ाकर तो स्कार्फ ओढ़कर सांप्रदायिकता हुआ करती थी। मेरे जैसे पत्रकारों ने महसूस की है, आज वही स्कार्फ कंबल बन चुका है। तो वही फर्क है कि उन्होंने आके इसी सांप्रदायिकता को फैशनेबल बना दिया है। ये जो पूरे 20 साल की कहानी जो उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी पत्रकारिता के जरिए लिखी है, ये बहुत अहम किताब है इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। अभी आपने एक बहुत अहम बात कही, आपने कहा कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मेरे भी बहुत ही वेल मीनिंग मेरे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि ये बड़ी एनजीओ की भाषा है। लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोगों को अधिकार देंगे, उनकी आजादी बरकरार रखेंगे, मोहब्बत की दुकान और विभाजनकारी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं न्याय यात्रा करेंगे। ये सब क्या है? ऐसे क्या चुनाव जीते जाते हैं? आप ये सोचिए कि वेल मीनिंग लोग, और ये बात सच है कि जब हमारा जमीर मर जाता है तब हम ये समझते हैं कि हमें एक मक्कार और एक बहुत ही शातिर और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई मूल्य ना बचे हो, जो बेजमीर आदमी हो, वही आदमी देश को चला सकता है। और अगर आप इंसान के तौर पे बहुत अच्छे हैं तो आप नालायक हैं। आप इस लायक नहीं है कि आपके हाथ में बागडोर सब दे दी जाए। मैं अभी 24 घंटे पहले ही केरल से लौटी हूँ और इत्तेफाक से मैं कैलिकट गई थी तो थोड़ा और दूर निकल गई, वायनाड तक चली गई, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी में होके आई। कोई ऐसा दुकानदार बाकी नहीं है जिसके पास एक राहुल गांधी की कहानी ना हो, कि राहुल गांधी आए, यहाँ बैठे, उन्होंने चाय पी, उन्होंने बातचीत की।
और ये खबर आप में से कुछ लोग जानते, मैं नहीं जानती थी। मैंने आज तक किसी अखबार में और मैंने कभी किसी टीवी चैनल पे ये खबर नहीं देखी कि राहुल गांधी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हर पहले, मतलब ये सोचिए 5-6 हफ्ते में मुझे पता चला कि वो वहां जाते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, एक तरफ ऐसा व्यक्ति है कि अपनी माँ से मिलने जाता है तो कैमरा लेके जाता है, दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद की पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसको उसको पब्लिसाइज करना चाहिए वो उसको पब्लिसाइज नहीं कर रहा है। तो एक तरफ इतना अक्लमंद व्यक्ति और दूसरी तरफ इतना बेवकूफ। तो जिस शातिर और मक्कार और बेजमीर नेता की तलाश है इस देश को, उन लोगों को भी जो वेल मीनिंग लोग हैं, जो जो कम्युनल नहीं है, जो फाशिस्ट नहीं है, अगर वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति इस लायक नहीं है, लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी आज भारत में ये आस्था अभी भी बनी हुई है कि यहाँ एक ऐसा नेता है जो भारत को दोबारा एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता उदारता के रास्ते पर ले जाना चाहता है। और एक दिन हो सकता है इस व्यक्ति के हाथ बागडोर आ जाए, इसलिए उनको एक साहस है, एक भरोसा है। एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करती हूँ और मुझसे ज्यादा बुरा कांग्रेस पार्टी का कोई क्रिटिक नहीं है, लेकिन एक भारतीय नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, और जिस तरह से देखिए राहुल गांधी के पास दो ऑप्शंस हो सकते थे। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था जिसका भी इन्होंने जिक्र किया हमारे मुझसे पहले वक्ता ने, राजू जी ने, एक कंपेटिटिव कम्युनलिज्म का रास्ता, जिसको कुछ लोग प्यार से सॉफ्ट हिंदुत्व भी कहते हैं, वो रास्ता भी उनके पास था। और मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इतनी कीचड़ है कि बहुत सारे कमल खिले हुए, और ये सांप्रदायिकता की कीचड़ है। और बहुत सारे लोग, जैसे अभी भी मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग है और राहुल गांधी अलग, मुझे लगता है बिल्कुल उन्होंने एक तरह से तीर सही निशाने पे लगा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उनके बड़े से सारे बड़े नेताओं में से ज्यादातर लोग कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पे, और राहुल गांधी जो कहते हैं उनका पीठ पीछे वो खुद मजाक उड़ाते हैं। आप यकीन जानिए, जिस दिन राहुल गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ही, सिर्फ उनके नेता, सिर्फ उनके कार्यकर्ता, सिर्फ उनका काडर इस बात में विश्वास करे, वोटर भूल जाइए, एक दिन अगर वो ये मना लें अपने नेताओं को, अपने काडर, अपने कार्यकर्ता को कि जो मैं कह रहा हूं उसे सिर्फ लोगों तक पहुंचा दीजिए, कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाएगी। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, आपको याद होगा कास्ट सेंसस की बहुत चर्चा हुई थी। आप जमीन पे जब जाइए, ना आपको राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना आपको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जमीनी नेताओं ने किसी वोटर से जाके ये नहीं कहा कि अगर हम चुन के आ गए तो आप हम कास्ट सेंसस कराएंगे। इतना विश्वास है उनका राहुल गांधी। तो मुझे लगता है एक नजरिए से बिल्कुल नाकाम है राहुल गांधी। वो ये कि अपनी ही पार्टी के लोगों को वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी विचारधारा क्या है, उन्हें नहीं मन पा रहे। तो अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस की जो जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, जो बुनियादी सिद्धांत हैं, और जो उनकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो कह रहा है, अगर उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं का ही विश्वास नहीं है, तो आप बताइए आम लोगों का क्या विश्वास। दूसरी बड़ी समस्या मुझे लगती है, और जो सड़कों पे जो नजर आ रहा है, कि देखिए एक जो नेता है, आज के दौर में नेता की जरूरत नहीं, एक मदारी की जरूरत, एक जादूगर की, जो आपको मसरूफ रखे। आपने देखा होगा जादूगर, आपको आपको जादू के जब शो खत्म हो जाता है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरा शो देखते हैं। जैसे एक तरफ आप देखेंगे कि लड़कियां नाच रही हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे वो सर्कस घूम रहे हैं, तीसरी तरफ आप देखेंगे म्यूजिक चल रहा है, बड़ा चमाचम है और इतना मनोरंजन है। और वही बात है कि पिछले 10 साल में किसी भी चीज की कमी हुई हो, लेकिन एक चीज की कमी नहीं हुई, वो था मनोरंजन। इतना मनोरंजित रखा गया है दर्शक को या वोटर को या नागरिक को कि उसको लगता है कि उसे कुछ काम मिल गया है। अब जैसे नया काम मिल गया है, झंडा लगाइए। आरडब्ल्यूएस को काम मिल गया, बिल्कुल बेरोजगार लोग, यानी समझिए रिटायर्ड लोग जिनके पास कोई काम नहीं था, पेंशन मिल रही है। पेंशन कौन सी मिल रही है? जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने जिस पेंशन की घोषणा की, जिसको बीजेपी ने वापस ले लिया, उस पेंशन के बल पर जो आरडब्ल्यूएस हैं वो कह रहे हैं सब लोग एक दीप जलाइए। तो ये जो काम है, ये जो मनोरंजन है, जो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये विद्या बालन के जो शब्द हैं, वो उसकी कमी नहीं है यहाँ पर। तो
बिजी रखते हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि वो उनके पास मनोरंजन नहीं है और दर्शक और नागरिक वोटर बोर हो जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी बीजेपी कह रहे हैं कि भाई हम देखिए 75 साल में जो हुआ वो हुआ, अब ये देश बदल रहा है। इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान हम बदलना चाहते हैं। यहाँ जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको एक अपर हैंड मिलेगा, बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। और उसका जवाब क्या है? तो ये बड़ा आकर्षक, एक बड़ा अट्रैक्टिव आइडिया है। भाई आपको बिना कुछ किए, अगर सिर्फ इसलिए कि आप जिस धर्म में पैदा हुए थे, आप अपने पड़ोसी से, चाहे आप सब्जी बेचते हो, चाहे आप एक छात्र हो, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप बेरोजगार हो, अगर आपको अच्छा और बेहतर होने की इजाजत मिल रही है और आपको डंडे के बल पे ये सब करने की अनुमति मिल रही है तो आपको अच्छा लगेगा। एक तरफ ये अट्रैक्टिव आइडिया है कि देखिए 75 साल में जो नहीं हुआ वो अब होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है हम आपको वही पुराना देश देंगे जो 75 साल से चल रहा है। तो गरीब हिंदू, गरीब आदमी क्या सोच रहा है? वो सोचता है कि भाई देखिए मेरे लिए, मेरे बाप के लिए, मेरे दादा के लिए, मैं भी गरीब हूँ, मेरे बाप भी गरीब थे, मेरे दादा भी गरीब थे, उनके पिता भी गरीब थे, कम से कम मेरा बेटा तो अमीर हो जाएगा। तो आप वही पुराना घिसा पिटा मॉडल बेचना चाहते हैं जो 75 साल से काम नहीं कर रहा है। यहाँ भरपूर मनोरंजन के साथ, पूरे पैकेज के साथ आपको एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि आपको एक नया देश देंगे। तो फिर क्या सोचता है वोटर? वोटर कहता है कि एयरटेल काम नहीं करा मेरे लिए, मैं वोडाफोन का कनेक्शन लूंगा। यहाँ हमें, हमारे समाज को, इस ऑपोजिशन पार्टी को, मेरे जैसे पत्रकारों को भी, वी नीड अ न्यू लैंग्वेज। अगर हमें इस देश को बचाना है, संभालने संवारने की तो दिन बहुत दूर है, अभी मैं तो कह रही हूँ सिर्फ बचाना है इस संविधान को, इस देश को। वी नीड अ न्यू लैंग्वेज, अ न्यू वोकैबुलरी। हमें एक नई शब्दावली चाहिए। बात वही करनी है। देखिए इंसानियत के उसूल नहीं बदल जाएंगे। आपको ये बताना पड़ेगा एक हिंदू को कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो मुसलमान की भलाई के लिए नहीं है, आपकी भलाई के लिए। आप बेहतर जिंदगी जिएंगे, आप ज्यादा शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे, आपकी नस्लों के लिए अच्छा है। एक उदारवादी जीवन आपके लिए अच्छा है। भारत में लोकतंत्र नेताओं के लिए नहीं, आपके लिए अच्छा है। संविधान आपके लिए जरूरी है। एक दलित नागरिक को कभी भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि संविधान उसके लिए कितना अहम है, क्योंकि वो समझता है कि उसके अस्तित्व के केंद्र में ये संविधान है। लेकिन एक अपर कास्ट को ये समझा दिया गया है कि संविधान में दी गई जो बराबरी है और जो आजादी है उसके लिए नुकसानदेह। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत के मुसलमान खास तौर पे बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं और इसीलिए वो बहुत भले हैं। धर्मनिरपेक्षता माइनॉरिटी के लिए, बराबरी के लिए एक तरह की गारंटी है, एक तरह की राहत है, और इसलिए उसे लगता है कि उसके अस्तित्व के लिए अहम है। इसलिए मैंने कहा कि जब संविधान की बात होती है तो जो कमजोर तबका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाओं हो, ये तमाम चीजें जो हमारे अधिकार और आजादी है, हम इतनी छोटी बात भी नहीं बता पाए हैं हमारे नागरिकों को कि ये राज्य के खिलाफ अधिकार, हमारे राज्य के खिलाफ हमें मिल रहे हैं। यानी राज्य तो ये चाहेगा ही कि हमारे अधिकारों और हमारे जो हमारी छाती है, हमारा सीना है, उस पर बूट लेके चले। लेकिन संविधान ये गारंटी देता है कि हमें अधिकार मिले। मुझे लगता है कि नए सिरे से यहाँ इस कमरे में बैठे हुए लोग, हम सबकी एक एक की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि एक नई शब्दावली हम ईजाद करें। हम ऐसी बात करें जो मन को भाए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि हम एंटरटेनर्स बन जाएं और उन टीचर्स की तरह स्कूलों में नाचने लगें और तमाम चीजें करने लगें। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के और भारतीयों के मन को टटोलने की जरूरत है और लोकतंत्र में उस पूरे प्रोसेसेस को समझने की जरूरत है। मसरूफ रखिए एक ऐसी चीज में। कभी भी आप देखिए यूके, यूएस में इतना सेंसिटिव मामला है, आप जरा सा भी राइट्स की बात कीजिए, अधिकारों की बात कीजिए, आजादी की बात कीजिए, आप फेमिनिज्म की बात कीजिए, वहां हेल्थ पर, फेमिनिज्म पर, राइट्स पर, आजादी पर बाकायदा वोट डाले जाते हैं, क्योंकि वो लोग कामयाब तरीके से अपनी जनता को ये बता पाए हैं कि ये उनके लिए अहम है। अब आखिरी एक दो बातें और उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि इस पूरे जो स्ट्रक्चर को समझने की बात थी, और राहुल गांधी जो कि इस किताब के केंद्र में भी है। यहाँ पर एक ब्रीफली आपने राजू जी इस बात का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बताना चाहती हूँ
कि जो बिजी रखा गया है नागरिक को, वो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ बनाना चाहता है, इसलिए भी क्योंकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए उस राष्ट्र के दुश्मन बहुत जरूरी है। उन दुश्मनों में कौन कौन है? उन दुश्मनों में भारत के मुसलमान हैं, भारत के ईसाई हैं, भारत के कम्युनिस्ट हैं, उसमें जेएनयू है, एएमयू है, तमाम इंग्लिश बोलने वाला एलिट है, और उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये तमाम लोग मिलकर एक ऐसा दैत्य बनाते हैं, एक ऐसा दुश्मन जिसके 10 सर हैं और उसको हर साल दशहरे पर भस्म किया जाना जरूरी। तो रावण के तौर पर तब्दील कर दिया गया है इन लोगों को कि जब तक ये लोग हैं, और आप सोचिए इतनी मक्कारी के साथ ये काम किया गया है कि 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को, यहाँ वो लोग जो कि भक्त बन के सड़कों पर घूम रहे हैं, कंबल उड़ाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, भगवा पहन के पत्रकारिता कर रहे हैं, वो लोग नरेंद्र मोदी से 10 साल का हिसाब नहीं मांगते, लेकिन भारत के मुसलमानों से कहते हैं कि 500 साल पहले बाबर ने क्या किया था इसका हिसाब दो। यानी बाबर के गुनाहों का हिसाब मुसलमानों को देना है, लेकिन चुने हुए नेता को, चुनी हुई सरकार को, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, मीडिया को जवाबदेही नहीं देनी। तो इसलिए इस मक्कारी के साथ इन दुश्मनों को तैयार किया गया है कि यहाँ भी इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, हम में से हम सबके चेहरों पर रावण का पूरा मुकुट लगा हुआ है, सबके मास्क लगे हुए, हम सब रावण हैं। तो इसलिए हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सब करना बहुत जरूरी है। इस तरह की किताबें बहुत जरूरी है। मैं तो सोचती हूँ कि इस तरह की किताबों का एक पब्लिक इवेंट्स होने चाहिए, छोटे छोटे रीडिंग सेशंस होने चाहिए, जहाँ दया शंकर जी आए और हम लोगों के साथ बैठे, गांव देहात में जाएं, कहीं एक गांव में एक चैप्टर पढ़ा जा रहा है, दूसरे गांव में दूसरा चैप्टर पढ़ा जा रहा है, कभी एकदम से ये यूट्यूब लाइव हो जाए, कभी अपने इंस्टाग्राम पे आ जाए। मतलब किताबें ऐसी ना रहें कि सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए एक प्रिविलेज का सिर्फ एक सबब बन जाए। वो लोग भी किताबें पढ़ने का या सुनने का, आज तो देखिए टेक्नोलॉजी जिसका फायदा और जिसका इस्तेमाल ये टेक्नोलॉजी ये पार्टी बेहतरीन तरीके से करती है। एक और काम इस पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुझे लगता है कि हम इसमें भी हमें देर हो रही है। वो लोग हमें, जब मैं कहती हूँ तो वो तमाम लोग जो भारत के संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, हम का मतलब यहाँ बीजेपी कांग्रेस से नहीं, हर चीज रिलेटिव है। यहाँ कांग्रेस पार्टी का बार बार जिक्र हो रहा है, राहुल गांधी का, क्योंकि अगेन जैसे एक रिलेटिविटी है कि एक पार्टी के बरक्स दूसरी पार्टी, एक नेता के बरक्स दूसरा नेता। तो आखिरी बात और आखिरी एक शेर जो कहता है कि कितना भी अंधेरा हो, और इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए दौर भी मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। 1992 में मैं एक छोटी सी 11-12 साल की लड़की थी, मेरे टाउन में दंगा हो गया था, मैं अपने एक छोटे से भाई को लेके अपनी जान बचाने के लिए भागी थी, और वही दौर मुझे बार बार लगातार पिछले 10 दिनों से याद आ रहा है, जब ये तमाम सड़कों पर हंगामा हो रहा है। लेकिन ये वक्त इसका नहीं है कि मैं ये कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। मैं इसकी नुमाइंदगी कर सकती हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने वो वक्त जिया और वो बदकिस्मत हैं, उनके ऊपर ये श्राप है, श्रापित है मेरे जैसे लोग, कि आज हम ये दिन देखने के लिए भी जिंदा हैं। 6 दिसंबर 1992 का दिन भी मेरे जैसे लोगों ने सहा था, जिया था। सर्वाइवर्स हैं हम उस ट्रेजेडी के, और आज 22 जनवरी 2024 देखने के लिए भी हम जिंदा हैं। तो इस श्राप को अपने ऊपर लेके चलेंगे और हिम्मत हौसला लेके चलेंगे। मैं समझती हूँ कि वो देश है जहाँ हमारे देश के जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी जान दे दी थी। उस व्यक्ति ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, तब भी आसान नहीं रहा होगा, आज भी आसान नहीं है, 50 साल बाद भी आसान नहीं होगा। हल्का किए बैठे रहो इस शमा को यारो, हल्का मतलब घेरा बना के बैठे रहे, हल्का किए बैठे रहो इस शम्मा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। बहुत बहुत शुक्रिया।